श्रोताओं नमस्कार। आज 8 मार्च है यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। हमारे साथ आज स्टूडियो में इसी विषय पर बात करने के लिए, महिलाओं के आज की स्थिति के बारे में, उनके सशक्तिकरण के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हैं नवदीप कौर। आप बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं सूरतगढ़ में, महिला एवं बाल विकास विभाग में। साथ ही हैं हमारे साथ अंतरा मदान। आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में अभी सेलेक्ट हुई हैं। आपका चयन हुआ है IES 2024 में। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। नवदीप जी और अंतरा जी, हम बात करना चाहेंगे आप दोनों के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। आपने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की है और आप किस तरह से इस मुकाम पर पहुंचे? अंतरा जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरी 12th तक सारी स्कूलिंग सूरतगढ़ से ही हुई है, सेक्रेड हार्ट स्कूल से। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है इकोनॉमिक ऑनर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, जहाँ पे मैं MCM DAV कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी MA इकोनॉमिक्स, वो मैंने की है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैं 2 साल तक प्रिपरेशन करी थी इस एग्ज़ाम के लिए। उसी के दौरान मैंने अपना नेट JRF क्लियर किया और साथ साथ 1 साल के लिए मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स काम करी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जिस दौरान मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ। नवदीप जी, आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नवदीप कौर, मैंने बैचलर्स इन फार्मेसी किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से। उसके बाद से मैं 3 साल एज कंसल्टेंट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करी। उसके बाद मैंने 8 साल के लिए एज फार्मासिस्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ काम किया है और RAS 2021 का एग्जाम क्लियर करके 2024 से मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ़ के पद पर कार्यरत हूँ। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचे मुकाम तक आपने आपको लेके गई हैं आप, और अच्छे कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं वो आपने क्रैक किए हैं। हम आज बात कर रहे हैं महिला दिवस की। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं। हम जब से आज़ाद हुए तब से लेके आज तक, या उससे भी पहले की बात करें तो महिलाओं की स्थिति क्या खराब थी? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं की स्थिति लंबे समय से, जब हम देखें इंडिपेंडेंस से पहले भी महिलाओं की स्थिति जो है वह अच्छी नहीं थी। और हमारे जो जितने भी समाज सुधारक हैं जो इंडिपेंडेंस से पहले भी हुए हैं, आर्य समाज और ऐसे प्रार्थना समाज के माध्यम से हमारे समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के प्रयास उस समय भी किए। और आज तक भी हम अगर देखें तो हमने बहुत प्रोग्रेस जरूर करी है, लेकिन आज भी महिलाएं और पुरुष समान लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। आपके कहने का अर्थ कि सशक्तिकरण की आवश्यकता तो शुरू से ही है महिलाओं को जी। और इसकी वजह क्या रही कि महिलाएं इतने अत्याचार उनको सहने पड़े, या फिर कहीं उनको समान जो दर्जा है वो नहीं मिल पाया? सर, क्योंकि मुझे लगता है एक पॉइंट पे ये शायद मेंटालिटी, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी जो हम बोलते हैं, वो मेंटालिटी इस तरीके से बेस्ड थी कि आदमी जो है दे आर सपोज टू गो आउट एंड वर्क और औरतें जो है वो सिर्फ घर संभालेंगी। उस वजह से ना उनमें वो कॉन्फिडेंस था कि वो बाहर जाके काम कर सकते, और ना ही उनमें वो लड़ने की हिम्मत थी कि वो अपने एल्डर्स और अपने हस्बैंड से उतना लड़ सकते थे या उनको इतना पुश कर सकते थे कि हमें बाहर जाके काम करने दो। धीरे धीरे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, उनको ये चीज रियलाइज हुई कि वो किसी भी चीजों में किसी और जेंडर से पीछे नहीं है। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि महिलाओं के पास संसाधन हमेशा कम रहे हैं। उन्हें एजुकेशन नहीं मिली, उन्हें उतनी एम्पावरमेंट नहीं मिली, फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिला कि वो अपने दम पे खड़ी हो पाए। अगर वो चाहती भी तो भी वो कर नहीं पाई, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास एजुकेशन नहीं थी। जब तक फाइनेंस एजुकेट ही नहीं होगा तो वो इस बात को समझ भी नहीं पाएगा कि हम पिछड़े हुए हैं। तो उनको सबसे पहले एजुकेशन, अगर उनको वंचित कर दिया गया तो वो समझ भी नहीं पाए कि हम पिछड़े हुए हैं। आज जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, महिलाएं समझ पा रही हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमें जरूरत है आगे बढ़ने की। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें महिलाओं की स्थिति जो हम अगर आकलन करें तो बहुत खराब है। जैसे आपने भी बात की, किसी भी फील्ड में उनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो बराबर नहीं मिल पा रहा, या फिर महिलाओं की पर्सनल अगर हम बात करें तो मातृ मृत्यु हो गई, भ्रूण हत्या हो गई। इन सब चीज़ों से जो हमारा समाज है काफ़ी समय से जूझ रहा है। आज की स्थिति की हम बात करें तो मातृ मृत्यु या भ्रूण हत्या जो है उसमें क्या कोई सुधार आया है? जी, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारा हेल्थ सिस्टम था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हमारे इकोनॉमिक सशक्तिकरण इतना नहीं था देश का, तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मोस्टली होम डिलीवरीज होती थी, महिलाओं को पूरा केयर नहीं मिल पाता था। आज हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मातृ मृत्यु जो है उसमें हमने ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट किया है। अब हमारे जब से विभिन्न योजनाएं आई हैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए और कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम्स आई हैं, उसके बाद से
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, जिस कारण से मातृ मृत्यु जो है वो अब पहले 100 से पार होता था आंकड़ा, अब वो बहुत उसके कंपैरिजन में कम हो गया है। सेक्स रेशो भी देखें तो आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी और आज की है उसके कंपैरिजन में काफी इंप्रूव हुआ है, क्योंकि पीसीपीएनडीटी एक्ट का बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन हुआ है, स्ट्रिक्ट पालना हो रही है। लेकिन 100% इसका इफेक्ट अभी भी नहीं आया है। हम जानते हैं कि अभी भी सेक्स रेशो जो है वो महिलाओं और पुरुषों का बराबर नहीं पहुंच पाया है। हमने बहुत सारे कानून बना दिए कि हम भ्रूण हत्या को रोक दें, लेकिन जो इन कुरीतियों का जो पालन करते हैं, जो लोग जो इनके ऊपर अड़े हुए हैं, वो और नए नए तरीके ईजाद कर लेते हैं। जैसे मोबाइल ऐसी एम्बुलेंसेस बन गई है जिनमें पहले ही इनका सेक्स जो है वो चेक कर लेते हैं कि महिला को जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, और उसको वहीं पे भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इन सब चीज़ों से हम किस तरह से लड़ सकते हैं? सर, इसमें देखा जाए तो ये बहुत ही ग्राउंड लेवल वाली चीज़ें हैं, जिनमें हम अगर ब्लेम तो कर देते हैं सिस्टम को कि बहुत ऊपर की हमने स्कीम्स नहीं बनाई हैं, लेकिन जो हमारी ग्राउंड रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग इतने एजुकेटेड और इतने अवेयर ही नहीं है उन चीज़ों को लेके कि लोगों को हम उसकी इम्पोर्टेंस समझा सकें। तो सबसे बेटर हम इस चीज़ को तो ये है कि हम पहले तो इक्वलाइज करना चाहें अपनी सोसाइटी को कि लड़का और लड़की बराबर है, क्योंकि हमारे सोसाइटी की मेंटालिटी है कि लड़की की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी और वो अपना जो होम है बेसिकली, जो उसका मैटरनल होम है, उसको नहीं संभालेगी और वो कहीं अपने इन लॉज को जाके देखेगी। तो जब हम ये डिफरेंस और ये बायस ही ख़त्म कर देंगे तो वो जो पूरा रीज़न है फीमेल फीटिसाइड का और इन्फेंटिसाइड का, वो ख़त्म हो जाएगा पहले से। इस जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं कि महिला की शादी हो जाती है, लड़की की, वो दूसरे घर चली जाती है, हाँ जी। तो क्या इसको भी चैलेंज करने की जरूरत है? नहीं सर, उसको चैलेंज करने की ज़रूरत उस वे में नहीं है, क्योंकि आजकल का जो दौर है, हम अपनी भी बात करें तो हमारी एजुकेशन घर से बाहर हुई है। मेरा बड़ा भाई है, उनकी एजुकेशन घर से बाहर हुई है। तो आजकल बच्चे वैसे ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों ही अपने घर से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो वो सिर्फ एक शादी पे लिमिटेड नहीं है। पहले टाइम पे हम बात करें तो वो था सिर्फ लड़की घर छोड़ के जा रही है शादी के लिए, पर आज के टाइम पे लड़का लड़की दोनों घर से बाहर ही होते हैं, एंड देन देयर फैमिली मूव्स उनके पास। तो ये सिस्टम को चैलेंज करना नहीं है, सिस्टम की गलतियों को चैलेंज करना है। हम बात करेंगे महिलाओं के न्यूट्रिशन की, हेल्थ के बारे में भी। आप इस फील्ड में काफ़ी काम भी कर रही हैं नवदीप जी। हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं को हेल्थ और न्यूट्रिशन, इन दोनों से किस तरह वंचित रखा जाता है? क्या कारण है कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनका आज भी जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो उचित मानकों से काफ़ी नीचे है, और वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं या फिर किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की जो समस्याएं हैं उनसे वो ग्रस्त रहती हैं? महिलाओं में हेल्थ और न्यूट्रिशन की समस्या जो है वह आगे तक, इसमें मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि आगे बच्चे के स्वास्थ्य तक उसका प्रभाव जाता है। इसलिए महिला का स्वास्थ्य जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि भारतीय जो थाली है, हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ही मोनोटनस है। हम उसमें वैरायटी नहीं रखते, अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स का हम ध्यान नहीं रखते। और फिर अगर हमें अवेयरनेस है भी तो उसमें भी जो महिला है, क्योंकि वो हमारे नॉर्म्स हैं, हमारा कल्चर है कि महिलाएं जो हैं वो परिवार में सबको खाना खिला के लास्ट में स्वयं खाना खाएंगी, तो उनको भी उस न्यूट्रिशन में से भी बहुत कम बच पाता है। तो ओवरऑल महिलाओं का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत कम है, और इसी कारण से अनीमिया भी 50% से ज़्यादा महिलाएं जो हैं आज के समय में वो अनीमिक हैं। बहुत ही अति कुपोषण वाली स्थिति अब नहीं है, लेकिन जो अनीमिया की परसेंटेज है वो हम नहीं रिड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो केवल आयरन की गोलियों तक सीमित नहीं है अनीमिया को टैकल करना। हम यही जानना चाहते हैं कि क्या मुख्य कारण है कि महिलाओं में एनीमिया की स्थिति इस हद तक बनी हुई है? मैं सबसे पहले तो मैं न्यूट्रिशन की बात करना चाहूँगी। यदि हम न्यूट्रिशन इस तरह का रखें जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हों, भोजन इस तरह का हो, तभी हम अनीमिया के साथ साथ जो अन्य पोषण की समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, इसमें हाइजीन फैक्टर्स रहते हैं, जिसमें कि और एजुकेशन फैक्टर भी रहते हैं। यदि हमें पता होगा कि किस तरह का भोजन हमारे लिए अच्छा है, तभी हम उसे खा पाएंगे। और अगर हम अपना साफ सफाई रखेंगे तो विषाणु कीटाणु जो हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस नहीं इंप्रूव होने देते, वो उनका प्रभाव कम रहेगा और हम अपना ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव कर पाएंगे। इसलिए इसमें जो अवेयरनेस है उसकी बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन का, ओवरऑल फैमिली की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन का रोल तो है ही। न्यूट्रिशन की आपने बात की, तो महिलाओं में जो न्यूट्रिशन की कमी है उससे हम किस तरह से लड़ सकते हैं या उसको किस तरह से सुधार सकते हैं? सर, इसको सुधारने के लिए सबसे बेसिक चीज़ तो है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या ज़रूरत की खा सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ ज़रूरत की है जिनसे वो अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता ही नहीं है।
अब हम नॉर्मल फैमिलीज में देखेंगे तो हमें ये होता है कि सबको पहले खाना खिला देते हैं, जैसे मैम ने कहा कि सब खाना खा लेंगे फिर हम खाना खाएंगे। तो जो उनको अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज पता ही नहीं है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, या वो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं अपने आप को अपने ऊपर रखना। तो सबसे पहले ये है कि उनको एक इम्पॉर्टेंस पता हो उनकी डाइट की, जो उनकी बॉडी को हेल्प करती है। और ये अवेयरनेस तब आएगी जब हमने उन्हें बचपन से ये सिखाया होगा कि तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है, ये खाओ। हमने उन्हें ये नहीं बोला होगा कि जा तुम्हारा भाई आया है, जा उसको ये प्लेट दे दे फुल ऑफ फ्रूट्स एंड तुम खा रहे हो सिर्फ एक बनाना। तो ये नॉर्मल हाउसेज में जब हम ये चीज़ चेंज करेंगे, जब हम दोनों बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम उनको बराबर फ्रूट्स दे रहे हैं, हम उनको बराबर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ दे रहे हैं, उस टाइम पे हम उनको ये बोल सकते हैं कि ठीक है, उन्होंने पूरे अपनी लाइफ जर्नी के दौरान ये चीज़ें समझी हैं और वो अपनी बॉडी का उस तरीके से ध्यान रखें। इसमें एक रोल पीरियड्स का भी मैं ऐड करूँगी। जब मेंसेस के दौरान हम उन्हें बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं कि तुम अलग रह लो, तुम किचन में नहीं आओगे, तुम हाथ नहीं लगाओगे, तो वो जो बायसनेस क्रिएट हो जाती है ना उनके मन में कि वो बिल्कुल हिचकिचाती हैं कुछ भी चीज़ अपने आप के मांगने के लिए, तो वो सारी जो बायसनेस है वो अवेयरनेस से खत्म होगी कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि ना उनके सोशल स्टेटस पे उसका कोई इफेक्ट है, ना ही उनके इकोनॉमिक स्टेटस पे कोई इफेक्ट है। रादर उनकी बॉडी और ही फिजिकली वीक होती रहती है क्योंकि वो उस टाइम पे कुछ खाते नहीं है। यही रीज़न है कि अभी भी डेटा अगर हम देखें तो 15 to 49 ईयर्स की जो फीमेल है उसमें से 53% फीमेल्स अभी भी अनेमिक है और 16 to 18% ऑफ द फीमेल अभी भी अंडरवेट है। 53% अनेमिक है तो मतलब हमारी आधी फीमेल पॉपुलेशन तो अभी भी कितनी ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी और अनीमिया से जूझ रही है। और जब वो एनीमिक हैं तो फिर वो उसी हिसाब से काम भी नहीं कर पाएंगी और उनके खुद का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। बिल्कुल, और वही आगे बच्चों में भी वही चीज़ पास ऑन होती है जो उनकी प्रोडिजीज होती हैं। और अल्टीमेटली हमारे देश की जो ग्रोथ है वो हमारी जनता पर ही टिकी है और आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है। और महिलाएं अगर कमजोर होगी तो देश को भी विकास कैसे कर पाएंगे। और इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, उसके हिसाब से तो हमारी यूथ पॉपुलेशन ही है जो पूरी आगे इंडिया को संवारने वाली है। और अगर वही स्ट्रांग नहीं है, वही हेल्दी नहीं है, तो फिर पूरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। सरकार भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम करती है कि फोर्टिफाइड फूड किट या हम कहें पैकेट्स जो है वो दिए जाते हैं। जी, जिस तरह से अभी मैम ने बोला कि जो महिला है वही आगे जाके माँ बनती है, और अगर महिला का न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो आगे जो होने वाला बच्चा है वो भी मानसिक और फिजिकल रूप से स्वस्थ रहेगा। तो क्योंकि हम न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के एम से चल रहे हैं, तो जो महिला बाल विकास है विभाग, इनके हमारा जो ICDS डिपार्टमेंट है, यह फोर्टिफाइड फूड को महिलाओं, गर्भवती और धात्री महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो अलग अलग तरह का भोजन, जिसमें दलिया, खिचड़ी, इस तरह का फोर्टिफाइड फूड जो है वो गर्भवती और धात्री महिलाओं को समय समय से दिया जाता है, ताकि जो वो नॉर्मल भोजन कर रही हैं उसके साथ जब इसको भी खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है उसकी पूर्ति होती है। इसमें फोर्टिफाइड मूंग दाल खिचड़ी और सादा दलिया, गेहूं का दलिया, इस तरह का भोजन जो आम हम घरों में खाते हैं, ताकि हम जान पाएं कि जो आम भोजन है वास्तव में आम नहीं है। फोर्टिफाइड का क्या अर्थ हुआ? फोर्टिफाइड का अर्थ है कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। जो नॉर्मल भोजन होता है, नॉर्मल चावल है, उसके ऊपर से उनको फोर्टिफाई किया जाता है। उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं जो गर्भावस्था में आवश्यक हैं उनको उसमें ऐड ऑन करके फिर ये दिया जाता है, ताकि जो उनकी न्यूट्रिशन की कमी है उसकी पूर्ति की जा सके। जी बिल्कुल, आपने बताया कि इस तरह के जो पैकेट्स हैं वो आप महिलाओं को, चाहे वो गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो, उनको आप देते हैं ताकि उन न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी हो पाए। हम ये बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की जब हम बात करते हैं उसके लिए क्या क्या बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बेयरिंग और उसके बाद चाइल्ड बर्थ तक का वह समय है जब महिला को सबसे अधिक ध्यान दिए जाने की, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम प्रेगनेंसी के बाद आवश्यकता है उसकी एंटीनेटल चेकअप्स की, उसकी पूरी जांच हो, हर 3 माह की अवधि पे एक जांच हो, ताकि बच्चा जो है उसके स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य, माता का वजन सही से बढ़ रहा है या नहीं, उसके स्वास्थ्य कैसा है, उसे कोई डिजीज तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक करने के लिए चेकअप किए जाते हैं। उसके बाद बहुत आवश्यक है कि जब बच्चा होता है तो वो डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हो, ताकि अगर बिल्कुल ऑन स्पॉट कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो महिला को है ब्लड लॉस हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि अनीमिक है महिलाएं, तो ब्लड लॉस की इशू बहुत बड़ी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में महिला को संभाला जा सके, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि होम डिलीवरी ना हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ही हो। उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो पोस्ट नेटल केयर की भी बहुत आवश्यकता है। उसके लिए भी स्वास्थ्य और हमारे विभाग के द्वारा जो है वो होम बेस्ड विजिट भी किए जाते हैं। तो उस पूरी अवधि के समय पे उनको आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की दवाई की भी आवश्यकता रहती है, सप्लीमेंटेशन की भी आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से उनके स्वास्थ्य को बहुत ध्यान की आवश्यकता है। तो
किसी तरह का स्कीम्स भी इसके लिए है महिलाओं के लिए? जी सर, बिल्कुल। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना है और हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। ये 2 बड़ी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के, जो गर्भवती और धात्री महिलाओं का ध्यान रखने के लिए सरकार ने चलाई हैं। इसमें पहले बच्चे पे 5000 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलता है और अगर दूसरा बच्चा लड़की होता है तो मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 6000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। और दूसरा बच्चा होने पर राजस्थान सरकार की स्कीम है कि 5 किश्तों में 6000 रुपया दे होता है और इसका बेनिफिट ये है कि महिला जो है वो अपने पोषण और अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। इस बात का ध्यान हम सबको रखना होगा कि ये जो इंसेंटिव अगर हम दे रहे हैं ये उनके न्यूट्रिशन पर ही खर्च हो। जी बिल्कुल। हम बच्चियों की शिक्षा की, महिलाओं की शिक्षा की अगर बात करें तो आज भी जो महिलाओं की शिक्षा की दर है वो पुरुषों से काफ़ी कम है। और राजस्थान की बात करें तो ये गैप लगभग 23% के आसपास है लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें। क्या कारण है इसके कि महिलाओं की शिक्षा की जो दर है आज भी कम है? सर, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो वही है कि हम लोग जेंडर एम्पावरमेंट की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो जो पैट्रियार्की हमारी सोसाइटी में है वो पूरी तरह से अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि आज भी लोगों को ये लगता है कि अगर शायद लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो मे बी वो ये प्रेफर ना करे कि वो घर रहे, उसे ये होगा कि वो बाहर जाए, काम करे। और अभी भी बहुत फैमिलीज हैं जो ये प्रेफर नहीं करती हैं। दूसरा रीज़न इसमें ये भी हो सकता है कि लड़कियों को खुद को वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, जैसे ईव टीजिंग है या जेंडर डिस्पैरिटी है या उनको छेड़ा जाता है, मोलेस्ट किया जाता है काफ़ी जगहों पे। तो वो भी उनको एक पॉइंट पे अंडर कॉन्फिडेंट बना देता है कि हमें बाहर जाके कुछ क्यों करना है। और रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की भी, तो अगर हम बहुत रूरल एरियाज देखें तो वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी बहुत सेकेंडरी लेवल पे हमने बहुत इम्प्रूव किया है। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो जो लड़कों को उपलब्ध है वही सेम जगह तो लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। सर, वो सेकेंडरी तक हो सकता है। अगर हम आगे हायर एजुकेशन की बात करें, अगर हम कॉलेज डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, तो फैमिलीज हमेशा प्रेफर करेंगे कि लड़का बाहर जाके पढ़े क्योंकि वो ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस है, और लड़की एक पॉइंट पे सैक्रिफाइस कर दे कि उसने तो शादी करके दूसरे घर ही जाना है। तो ये मेंटालिटी अभी भी कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही है। जब वो सुधरेगी कब? जब हम ग्रास रूट लेवल पे फैमिलीज को भी एजुकेट करेंगे, फैमिलीज को भी अवेयर करेंगे कैंप्स लगा के या फिर उनको इम्पोर्टेंस समझा के, या ग्रास रूट पे ही हम इतनी जॉब्स क्रिएट कर देंगे हैंडीक्राफ्ट्स की या आर्टिसंस की, जिससे कि हमारी वो नीड खत्म हो जाए उनको कहीं बाहर भेज के कुछ पढ़ाने की, कि हमें ग्रास रूट अपने होम टाउन में ही, अपनी होम सिटी में ही सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है। अगर उनको रोजगार दे दिया जाए किसी तरह से तो क्या शिक्षा की आवश्यकता खत्म हो जाएगी? सर, शिक्षा की आवश्यकता नहीं खत्म होगी, रोजगार से वो बढ़ जाएगा इस वे में कि अब उनको घर बैठे रोजगार मिल रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि वो घर बैठे जितनी शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं उसका वो बहुत अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं। जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत आवश्यक है कि हमारा जो समाज का माहौल है वो ऐसा हो कि अगर लड़की घर से निकले तो उसे सुरक्षित महसूस हो। उसे ये ना लगे कि मैं सड़क पे जाऊंगी, कॉलेज पे जाऊंगी, अकेली जाऊं या भाई को साथ लेके जाऊं, कोई कुछ कह ना दे, रात को लेट हो गया तो उनसे कोई सुरक्षा की समस्या ना हो। जब तक उसे ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, माता पिता को भी डर लगता है उसे घर से दूर भेजने में कि वहाँ पे कुछ अकेली लड़की कैसे भेजें। लड़के को भेजते वक्त कोई नहीं सोचता है। तो ये जो सुरक्षा का माहौल है वो हमें एज अ समाज लड़कियों के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये काम तो अकेली ऐसा नहीं कि पुलिस या फिर सरकार मिलकर ही कर पाए, हमें भी इस लेवल पर काम करना होगा कि हम हमारे लड़कों को इतनी शिक्षा दें कि हम लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल जो है वो दे पाए। जी बिल्कुल, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, हम लड़कियों को तो लड़कों जैसा बना रहे हैं, उसे घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जी, लेकिन लड़कों को लड़कियों की समस्याओं को समझने के लिए सेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं। राजा बेटा अभी भी राजा बेटा है और रानी बेटी राजा बेटा बन रही है, लेकिन राजा बेटा जो है वो समझ नहीं रहा है कि बेटी की क्या आवश्यकताएं हैं। तो इस वजह से जो गैप क्रिएट हो रहा है उस वजह से बेहद समस्या आ रही है। राजा बेटा को अपनी राजा वाली सोच से थोड़ा बाहर निकलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी फैमिलीज में ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट है। बैक इन 2016 जब मुझे अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाना था जी, तो उसी टाइम पे वो निर्भया केस हुआ था। ओके, तो जब वो हुआ और मेरा सब कुछ फाइनल है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ पढ़ने के लिए, एंड कट टू ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो मेरी फैमिली ने उसी टाइम पे विड्रॉ कर लिया था कि जब हम जैसे पढ़े लिखे भी इतना उसको लेके डर जाते हैं चीज़ों को लेके, और हमारी फैमिलीज बहुत हिचकिचा रही हैं कि जबकि उन्हें पता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है और हम उस माहौल में पले बड़े हैं कि हम संभाल सकते हैं खुद को। तो आप वो सोचिए, जब एक आदमी जो पहली बार अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल रहा है और उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें हो रही हैं और उनको पता चल रही है कि इंडिया में क्या क्या किस स्तर पे हो रहा है, तो वो तो पहले ही भेजने से पहले ही डर जाएंगे और वो नहीं भेजेंगे उन्हें।
अब हम बात करते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर उस इंसिडेंट की वजह से इनको जाने से रोका जा रहा था और अगर ये रुक जाती तो आज एक आईएएस ऑफिसर हमें कम मिलती। ये तो ऐसे हमने कितने आई थिंक अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी गवा दी हैं खो दी लड़कियों है। को ना बेच के। हाँ, ये तो पढ़ पाई फिर भी चलेगी, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी महिलाएं जो बहुत अच्छा कर सकती थी समाज के लिए, देश के लिए अच्छी जगह हासिल कर सकती थी, वो सिर्फ इस वजह से नहीं जा पाई कि उनको असुरक्षा जो है वो महसूस हुई। बिल्कुल सर। हम बात करेंगे महिलाओं के लिए रोजगार की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी महिलाओं को क्या उचित रोजगार मिल पा रहा है, उसकी आज क्या स्थिति है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। रोजगार में हम अगर डिफरेंट क्लासेस ऑफ विमेन देखें, हम देखें मजदूर की जो क्लास है उसमें जहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे महिला और पुरुष बराबर काम कर रही हैं। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि शिक्षा लड़कियाँ प्राप्त कर लेती हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, और लड़के भी उतना, लड़कियाँ मोस्टली हम एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि मेरिट में हमेशा लड़कियाँ आगे होती हैं। लेकिन जब रोज़गार की बात आती है तो पुरुषों को रोज़गार में प्रेफरेंस दी जाती है। इसका एक जो क्लियर कट रीज़न है वो तो हम जानते ही हैं कि शादी है, उसके बाद उनको मैटरनिटी लीव पे चली जाएंगी, उसके बाद उनको बच्चे को पालना है, तो एक मेंटालिटी है कि ये काम की तरफ सिंसियर नहीं होंगी, इनका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ रहेगा। तो इस कारण से जो है एक जो महिलाओं को रोज़गार जो है उसमें प्रेफरेंस कम मिलती है। इसके पीछे भी एक तरह से देखा जाए तो दिक्कत हमारे समाज की है कि अगर कोई महिला रोजगार करने चली जाती है तो ऐसा क्यों है कि उस घर की, उन बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसी की है, उसका आधा ध्यान अगर उस तरफ डाइवर्ट रहेगा तो अपने वर्क प्लेस पे भी वो उतना एफिशिएंट रूप से काम नहीं कर पाएगी। जी, ये डबल बर्डन महिला पे है और ये शुरू से रहा है। आज दिनांक तक इतने सालों बाद भी हम जानते हैं कि ये डबल बर्डन जो है महिला पे ही आता है। उसे घर का काम भी संभालना पड़ता है, ऑफिस भी संभालना पड़ता है और बच्चे भी। तो ऐसे में वो क्या करती है कि रोज़गार छोड़ना उसे सबसे सरल दिखता है बजाय के घर और बच्चों को छोड़ने के। इसी वजह से बच्चे होने के बाद जो है महिलाएं, बहुत सी महिलाएं अपना करियर त्यागने को चूज़ करती हैं। अंतरा जी, आपका क्या कहना है कि कौन कौन से फील्ड्स ऐसे हैं जहां आज महिलाएं जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं और आगे भी बहुत अच्छा नाम जो है वो करेंगी? सर रिसेंटली तो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल अपनी खुद की सर्विस का लूँगी, जी, क्योंकि हमारे आउट ऑफ 18 सिलेक्शंस प्रोबेबली 60 to 70% ऑफ द सिलेक्शंस फीमेल के हैं। बहुत सुंदर। और ये ट्रेंड बहुत सालों से हमारी सर्विस में चलता आ रहा है। टॉकिंग अबाउट आवर ओन फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो खुद एक महिला हैं, और दिल्ली की सीएम भी देख लीजिए आप, तो कितनी सारी ये स्कीम्स है जब ऑलरेडी हम लोग खुद फीमेल पार्टिसिपेशन आगे आ रहे हैं। ऑल्सो गवर्नमेंट ने ये भी चीज़ बहुत अच्छी की है कि उन्होंने अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो बहुत सारी महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी हैं। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत अच्छी तरीके से इसमें प्रेवलेंट हो गई है। एंड स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हैं फीमेल। हमारी क्रिकेट टीम हो गई, हमारी हॉकी टीम है, हमारी खो खो टीम है, कितनी ऐसे स्पोर्ट्स के हैं, ओलंपिक्स में भी, पैरालंपिक्स में भी कितने सारे ये ऐसे स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे फीमेल ऑलरेडी बहुत आगे आ गई हैं। मतलब बात सिर्फ इतनी है कि इन्हें मौका हम नहीं दे रहे। अगर मौका दिया जाए तो पुरुषों से कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो महिलाएं परफॉर्म कर रही हैं। सर इस पे कंपैरिजन नहीं करूँगी मैं महिला और पुरुष का, क्योंकि कौन बेहतर कर रहा है कौन नहीं, ये तो लाइफ लॉन्ग डिबेट चल ही रहा है। हाँ, अगर एक कंपैरिजन ही हो गया तो फिर सारी जड़ जो है इस समस्या की वो यही है कि कंपैरिजन किया जाए। हाँ जी, जब हम सबको बराबर ले, हम ये बोलते हैं कि हम दो बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे कि तुम ज़्यादा नंबर ला रहे हो, तुम कम ला रहे हो, कि उन पे गलत असर पड़ता है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम दो जेंडर्स को क्यों कंपेयर करके चल रहे हैं, कि हम उनको भी तो एक साथ एक ही पटरी पे लेके चल सकते हैं ना, जिससे वो बहुत बराबर परफॉर्म करे, ताकि दोनों में ये प्रेशर ही ना हो कि मुझे उससे बेटर परफॉर्म करना है। हम बात कर रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व जो है दिया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक जो लेबर फोर्स है उसमें भी महिलाओं की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ी है। लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उनके आधार पर आप बताना चाहें कि क्या इसमें कोई सुधार आया है? हाँ जी सर, पहले 18-19 की अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 24 से 25% था, और यही हम करंट डाटा लें 2023-24 या 22-23 का, तो वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 37% क्रॉस कर गया। ये काफ़ी अच्छा सुधार है।
सर इतना मार्जिन से इम्प्रूवमेंट होना, तो अगर हम लेबर फोर्स में फीमेल की बात कर रहे हैं तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो उन्हें वो एम्पावरमेंट मिल रही है, चाहे वो एजुकेशनल स्तर पे मिली है, चाहे उन्हें फिजिकली या अपनी हेल्थ वाइज मिल रही है, या फिर ये है कि फैमिलीज थोड़ी मॉडर्न एंड ब्रॉड हो रही हैं इस चीज़ को लेके कि हमारी लड़कियां भी आगे बढ़ के काम कर सकती हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से अगर हम इतना लेबर फोर्स बढ़ा सकते हैं, अभी भी हम डेवलप्ड कंट्री से बहुत पीछे हैं, लेकिन हम सिर्फ इंडिया के डायनामिक्स पे देखें तो ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। और कौन से फील्ड्स हैं जिनमें आप कहते हैं कि महिलाओं के जो स्तर है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, उनको आगे लाया गया है और वो विकास कर रही हैं? सर सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत अच्छा जेंडर पैरिटी अचीव किया है इंडिया ने, कि जहाँ पे हम मिनिमम स्कूलिंग अगर हम बात करें 10th तक, तो वो बहुत कंपलसरी एजुकेशन और बहुत सारी एक्ट्स के दौरान वो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब बेसिक फीमेल एक लिटरेट तो मानी जाती है, जहाँ पे उन्हें पता है कि अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, उन्हें अपना सिग्नेचर करना आता है, उन्हें बेसिक रीड एंड राइट की नॉलेज है। तो एक सेकेंडरी एजुकेशन ऐसा है। पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत अच्छी हो गई है, अटेनमेंट उनकी। उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो बहुत इम्प्रूव हुई है। साथ ही साथ हम बात करें तो उनकी डिग्निटी की, वो भी उन्हें पता है अब कि वेयर टू फाइट फॉर देयर राइट्स। अभी रिसेंटली मैं कोई डिवोर्स डेटा पे पढ़ रही थी स्टेटस, तो उसमें भी ये था कि इंडिया के डिवोर्स रेट आज भी बहुत कम है, और उसमें वो अच्छी चीज़ है कि बहुत कम है कि हम फैमिली ओरिएंटेड हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव पॉइंट ये दिखा रखा था कि अभी भी वो बहुत ही डोमेस्टिकली अब्यूज्ड फैमिलीज़ में रहना प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनके लिए लगता है डिवोर्स इज़ अ टैबू, और ऐसा है कि हम बता नहीं सकते घर वालों को या हम कुछ कर नहीं सकते। बैक इन द टाइम देखें तो हम अगर अपनी ग्रैंड मदर्स या उनसे बात करें तो वो हर कोई कुछ भी सह लेता था, और उन्होंने हमेशा आगे आगे यही जनरेशन पास ऑन किया अपना ट्रॉमा कि तुम्हें चुपचाप रह के सबकी बात सुननी है। आजकल हम लोग उतना इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि हम बेसिक रिस्पेक्ट करते हैं हर चीज़ की, लेकिन हमें पता है कि कहाँ हमें सहना है और कहाँ हमें अपनी चुप्पी तोड़नी और बोलना है कि नहीं ये नहीं होगा। तो ये डिग्निटी वाइज उनको पता है कि अब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। महिला दिवस पर हमने अभी बहुत सारी चर्चाएं महिलाओं के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखते हुए की हैं। बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें हम चाहें तो और बात कर सकते हैं, लेकिन हम अब इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे महिला श्रोता जो इस कार्यक्रम को भी सुन रही हैं उनके लिए कोई संदेश आप दीजिए। बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने आप को उस दौर में रखिए जहाँ पे आप इच्छुक हों चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि दुनिया में कितनी नई चीज़ें चल रही हैं और कितना कुछ है जो आप लोग अचीव कर सकते हैं अपनी काबिलियत से। सबसे पहले एम करिए कि आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। जितना आप खुद को अवेयर रखेंगे चीज़ों के साथ, उतनी ही आपकी फैमिली अवेयर रहेगी। जैसे हम लोगों ने हमेशा सुना है कि एजुकेट वन वुमन यू एजुकेट अ होल फैमिली, वेयर एज यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट द मैन ओनली। तो जितना महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी उसी हिसाब से हमारी पूरी आगे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ी लिखी होगी। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो अपने पैरों पे खुद खड़े हों, ताकि उनको किसी के मोहताज ना रहना पड़े। सो आई वुड जस्ट लाइक यू ऑल टू से स्प्रेड योर विंग्स एंड एम वेरी वेरी हाई इन लाइफ, क्योंकि अपने साथ सिर्फ आप खुद खड़े होंगे, चाहे कोई और खड़ा हो या ना हो, आप खुद अपने आप के चीयर लीडर हैं, तो आपको किसी और की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू। अच्छी बात बताई आपने अंतरा जी। नवदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चियों को कहना चाहूँगी कि अपने सपने पूरे कीजिए, खूब पढ़िए, अपनी पैरों पे खड़े होएं, किसी पर निर्भर ना हो। हमें एक ही जीवन मिला है, ये मत सोचें कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती। स्वयं सशक्त बने। आप सशक्त होंगे तो आपका परिवार भी सशक्त होगा और हमारा राष्ट्र भी सशक्त होगा। जय हिंद। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज एन ऑनर बीइंग हियर।